मैं सीबी सर आज आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 13 लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हमारा एम है अच्छे से अच्छे प्रश्नों को लाना और आपको प्रैक्टिस करवाना। हमारा एम ये है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। गुड इवनिंग दीपक जी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 13 के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं। राजेश साइनी जी, जय हिंद। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। वॉइस जा रही है कि नहीं भाई आप लोग को? क्लियर है सब चीज? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है जरा देखिए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा फ्लोरीन जात अनचुंबकीय नहीं है? पहला है एफ माइनस, दूसरा है एफ, तीसरा है F2 माइनस, तीसरा है F3 माइनस, F3 डबल माइनस। कह रहा है इनमें कौन सा एक ऐसा है जो हमारा अनचुंबकीय नहीं है, अर्थात अनचुंबकीय नहीं है। तो निश्चित रूप से वह पूछ रहा है, अनचुंबकीय नहीं शब्द पूछ रहा है, अर्थात आपसे प्रतिचुंबकीय की बात कर रहा है। कौन सा हमारा एक प्रतिचुंबकीय है? तो देखिए, प्रतिचुंबकीय की बात कर रहा है। तो अगर पहला देखा जाए, पहले क्वेश्चन से, तो एफ माइनस है। एफ माइनस में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 10 इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 होता है। पूर्ण रूप से भरा है। पूर्ण रूप से भरा होने जाने के कारण n इक्वल टू 0 है, अर्थात कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अर्थात यह हमारा क्या होगा? प्रति चुंबकीय होगा। पूछा प्रश्न में क्या है देखिए, तो कौन सा हमारा चुंबकीय नहीं है? तो पहला ही ऑप्शन हमारा मिल गया कि यही हमारा जो है चुंबकीय नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। गिवन दैट ए माइनस है, Zn2 प्लस से Zn बराबर -0.763 वोल्ट एंड ई नॉट Fe2 प्लस का Fe दिया है -0.44 वोल्ट। देन द ईएमएफ ऑफ द सेल, इस सेल का क्या ईएमएफ होगा? यह आपसे जानना चाहता है, सेल का क्या ईएमएफ होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि इक्वल टू 0.323 वोल्ट, दूसरा लेस देन 0.323 वोल्ट, तीसरा ग्रेटर देन 0.323 वोल्ट, इक्वल टू 1.103 वोल्ट के बराबर। देखा जाए अगर इसका पोटेंशियल निकाला है तो सबसे पहले इसमें एनोड और कैथोड, जिसका पोटेंशियल माइनस ज्यादा होता है, ऋणात्मक मान ज्यादा होता है, वह सदैव एनोड का कार्य करता है। तो जो सेल होगा वह हमारा Zn से Zn2 प्लस और Fe2 प्लस से Fe होगा। ठीक, पहले इस सेल के लिए ई नॉट निकाल लेते हैं। ई नॉट बराबर ई नॉट Fe2 प्लस से Fe माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से Zn। कैथोड माइनस एनोड से निकाल लेंगे। पहले ई नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए। अगर ई नॉट को कैलकुलेट किया जाता है तो वैल्यू कितना आएगा? -0.44 माइनस 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 प्लस 0.763 वोल्ट। कितना हो जाएगा? 323 इतना वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए,
इसका सेल लिख डालिए। सेल क्या होगा? जेड एन। इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए। जेड एन Fe2+ से Zn2+ से Fe। इसमें नर्स इक्वेशन लगा लिया जाए तो E बराबर E0 माइनस RT/NF Ln प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अर्थात Zn एक्टिविटी बटे Fe2+ एक्टिविटी 25 सेंटीग्रेड पर E बराबर E0 माइनस 0.0591/2 log Zn2+ की वैल्यू कितना दिया गया है? 0.001/0.00005। तो जरा देखिए क्या होगा। दिस वैल्यू यहां से दिया कितना है? 0.323 माइनस 0.0591/2 इंटू लॉग। यहां देखिए 3 अंक 1/5 अर्थात log 2 हो जाएगा। log 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 0.323 माइनस 0.0591/2 0.3010। ठीक। अगर इसको देखा जाए तो पोटेंशियल कितना आ रहा है? देखिए ई सेल का वैल्यू कितना आ जा रहा है? इससे कम आ रहा, लेस देन। ये वैल्यू माइनस में है इसलिए इससे वैल्यू सदैव लेस आएगी, अर्थात हमारा बी ऑप्शन जो होगा वह सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर एन आइडियल सोल्यूशन? Raoult's law obey in the entire concentration range of binary solution। बी ऑप्शन कर रहा है एंथैल्पी चेंज का मान 0 होता है। सी ऑप्शन होता है डेल्टा एस इक्वल टू 0। डी ऑप्शन होता है दिया है डेल्टा वी इक्वल टू 0। कह रहा है कि कौन सा इसमें ऐसा है जो आइडियल सोल्यूशन के लिए सही नहीं है? बताइए जरा आंसर, कौन सा सही नहीं है? जल्दी से बता दीजिए। नहीं याद आ रहा? इधर देखिए, Raoult's law obey in the entire concentration range of binary solution। Raoult's law जो होता है कंसंट्रेशन परास के लिए संपूर्ण सांद्रता रेंज के लिए बाइनरी सोल्यूशन लागू होता है। तो यह तो स्टेटमेंट सही कह रहा है। डेल्टा एच एंथैल्पी जो होती है 0, ये भी स्टेटमेंट सही होता है। डेल्टा एस इंट्राप किसी भी सोल्यूशन के लिए मिक्सिंग ऑफ एंट्रापी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात सदैव एंट्रोपी का मान 0 से ज्यादा होगा। तो सही गलत ऑप्शन क्या दिया है? सी ऑप्शन गलत दिया है, जबकि सही होना चाहिए क्या होना चाहिए? डेल्टा एस हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि यहाँ पर डेल्टा एस हमारा क्या कर रहा है? निगेटिव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें मैच करना है, फर्स्ट को मैच सेकंड से। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इन गिवन बिलो। पहला कह रहा है रेजिमेंट रिएक्शन, दूसरा राइमर टीमैन रिएक्शन, तीसरा कह रहा है क्लियानी सिंथेसिस, चौथा कह रहा है बैकमैन रीअरेंजमेंट्स। बताइए
कौन सा आंसर सही होगा? बताइए भाई, कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा? यहां देखिए, रोजमंड जो रिएक्शन होता है, एक्चुअल एसिड हेलाइड को पीडी बेरियम सल्फेट देते हैं, H2 पीडी बेरियम सल्फेट देते हैं, तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, अर्थात कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एसिड हेलाइड टू एन एल्डिहाइड। रेजिमेंट रिएक्शन का सही होगा ए का थर्ड। राइमर टीमन रिएक्शन सबको याद है, फार्मुलेशन ऑफ फिनाल विथ क्लोरोफार्म एंड बेस, अर्थात फिनाल की जो रिएक्शन होती है राइमर टीमन, वह होती है जब इसको क्लोरोफार्म और NaOH देते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। तो यह हमारा राइमर टीमन किससे हो जाएगा? 5 से हो जाएगा। किलियानी फिशर सिंथेसिस, यह हमारा एल्डोपेंटोज को एल्डोहेक्सोज में कन्वर्ट करती है। कन्वर्जन ऑफ एल्डो नहीं, किलियानी कन्वर्जन ऑफ एल्डोहेक्सोज इनटू एन एल्डोपेंटोज, या रफ डिग्रेडेशन का है, ये तो होगा नहीं। कन्वर्जन ऑफ एल्डोपेंटोज इनटू एल्डोहेक्सोज, तो बचा कौन सा? बैकमैन रीअरेंजमेंट खाली बचा। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट कहा जाएगा? रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्जीन टू एमाइड्स, एमाइड से एमीन में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑक्जीन से एमाइड में जाते हैं, तो देखा जाए तो आंसर क्या होगा? ए का थर्ड और बी का 5। ए का थर्ड, बी का 5, अर्थात ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गए। सी का 4 और डी का 1, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ये गैस ओबे द इक्वेशन ऑफ स्टेट पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, द पैरामीटर ऑफ बी इज ए कांस्टेंट, द स्लोप फॉर एन आइसोकोर विल बी। आइसोकोर मीन्स वॉल्यूम हमारा क्या है? कांस्टेंट है। बताइए, हमारे पास इक्वेशन है पी वी, ये इक्वेशन है पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी है, तो यहां से P इज इक्वल टू आर टी अपॉन बी माइनस बी हो जाएगा। आर कांस्टेंट, वी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, सभी हमारे क्या हैं? कांस्टेंट है। अगर हम इनको ग्राफ खींचा जाए कि ऐसे देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के बीच ग्राफ खींचा जाए तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। यहां अरे यहां पर c इक्वल टू 0 है, तो ओरिजिन से पास होगा, जो यहाँ का स्लोप होगा थीटा, स्लोप जो होगा इक्वल टू कितना होगा? यम होता है, यम की वैल्यू टी, यहां से किसके? पी और टी के बीच ग्राफ खींचा गया है, तो जो हमारा स्लोप होगा वह स्लोप इस वैल्यू के बराबर होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? स्लोप इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आर अपॉन वी माइनस बी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरा नाइट्रोबेंजोलिहाइड को 35%
एनओएच के साथ उपचारित करने पर प्राप्त होता है? बताइए जरा तो। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही होगा। देखा जाए तो पैरा नाइट्रोबेंजलिहाइड है, ये हमारा पैरा नाइट्रोबेंजलिहाइड है। कह रहा है जब इसे एनओएच दिया जा रहा है, यह इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो यह हमारा कहलाएगा कैनिजारो रिएक्शन। अगर यह कैनिजारो रिएक्शन है तो क्या प्रोडक्ट देगा? एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे एल्डिहाइड मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाएगा, अर्थात बन जाएगा हमारा COOH। मिक्सचर मिलेगा, क्या मिलेगा? पैरा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। ये मिक्सचर आप पैरा नाइट्रोबेंजाइल एल्कोहल एंड पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो सही ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए कौन सी रिएक्शन जानी जाएगी? कैनिजारो रिएक्शन के नाम से यह जाना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक ऑक्टाहेड्रल के क्षेत्र में डेल्टा इफ डेल्टा O represent the crystal field splitting parameter in an octahedral field, crystal field stabilization energy of chromium H2O का होल 6 3 प्लस बिल डी। आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है। किसके लिए डिटर्मिनेशन करना है? क्रोमियम है, अगर क्रोमियम का सबसे पहले हम क्या निकाल देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना आएगा? +3 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालना आता है, तो क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वह 18 24 होता है। 24 में 3 3D 3 4S 0 हो जाएगा क्रोमियम 3 प्लस का। अब ऑक्टाहेड्रल में जो डी ऑर्बिटल्स होता है वह ब्रेक करता है T2G सेट में और EG सेट में। यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा कॉम्प्लेक्स कैसा है? वीक लिगेंड फील्ड है। ये कैसा है? वीक लिगेंड है, इसलिए। और क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इक्वल टू -N T2G इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू NEG। अब यहां से देखिए, यहां पर N के इलेक्ट्रॉन का मान कितना है? 3, तो -3 इंटू 0.4 प्लस 0.6 इंटू 0, अर्थात दिस इज इक्वल टू -1.30।
तो वैल्यू क्लोज किसके आ जा रहे हैं, इसी के 1.24 के बराबर हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्प्रिंगली soluble salts having the same solubility products in their saturated solutions in water. The correct order indicating increasing the solubility of these salt will be A ऑप्शन दे रहा 1 2 3, B ऑप्शन दे रहा 3 2 1, C ऑप्शन दे रहा 2 1 3, D ऑप्शन दे रहा 2 3 1। बताइए जरा आंसर। इधर देखिए, सबसे पहले ए एक्स का हम के एस सॉल्बिलिटी निकालें। अगर ये टूटेगा तो ए प्लस एक्स माइनस होगा, यस होगा तो यस होगा, तो कितना हो जाएगा, यस स्क्वायर इक्वल टू के एस पी। तो यस बराबर के एस पी पावर 1/2 के बराबर। इसका हो जाएगा के एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 1/। प्रीति विश्वकर्मा गुड इवनिंग। अब हम निकालेंगे क्या, अगले का भी निकाल लेंगे, अगले का कितना होगा ऐसे उसका भी निकाल लिया जाएगा। अगर हम, ये तो के एस पी हो गया, अब जरा इसका निकालें। ये ब्रेक करेगा तो क्या देगा, ए प्लस एक्स टू 2x माइनस, अगर ये यस होगा ये 2 यस होगा तो कितना हो जाएगा, देखिए के एस पी इक्वल टू यस इंटू 2 यस का होल स्क्वायर बराबर 4 यस क्यूब। तो यस बराबर क्या होगा, के एस पी बाई 4 की पावर 1/3। अगर इसका जरा देखा जाए हम लोग, चाहे जिसका दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3a माइनस प्लस यस हो जाएगा। अगर ये यस 3 यस यस तो के एस पी बराबर कितना हो जाएगा, 3 यस पावर 3 इंटू यस 27 यस पावर 4 के एस पी। तो यस बराबर क्या होगा, के एस पी अपॉन 27 पावर 1/4। जिसका जितना ज्यादा के एस पी का मान होगा, के एस पी का मान जितना ज्यादा होगा उस साल की सॉल्बिलिटी उतना ज्यादा होगी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 की सबसे ज्यादा, तो ऑप्शन 1 का सबसे ज्यादा, फिर 2 की, फिर 3 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर द रिएक्शन PHCN से PHCOCH3 सुटेबल रिएजेंट इज PHCN से PHCOCH3 रूपांतरण के लिए उपयुक्त अभिकर्मक है। आपको इसमें बताना है कि सबसे बेहतर अभिकर्मक कौन सा होगा। देखिए आपका क्या है, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N से पूछ रहा है कि उपरोक्त अभिकर्मक कौन सा होगा। अगर यहाँ पर हम, अगर कीटोन में चेंज करना होता तो MgBr ले लेते हैं, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, तो C6H5 CCH3 डबल बॉन्ड Cn। जब इसके हाइड्रोलिसिस कर देते हैं
तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, इधर H2 लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा C6H5 C डबल बॉन्ड O CH3। तो हमारा बेंजोफिनोन बन जाता है, वो सॉरी एस्टोफिनोन बनता है, अर्थात रिएजेंट पहला जो होगा सही वह आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये तो आइडोफार्म का नोटेशन है, ये डाइजोमेथेन है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा, ये तो पॉसिबिलिटीज है नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से सेलेक्ट कीजिए और करेक्ट आंसर यूज करते हुए कोड गिवन बिलो करिए। करा डिकमैन दिया गया है, फ्रीडल क्राफ्ट दिया गया है, हॉफमैन रिएक्शन दिया गया है, कैनिजारो दिया गया है। इनके इंटरमीडिएट्स दिए गए हैं, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर, कार्बन एनायन इंटरमीडिएट, एरिनियम आयन। बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। नहीं याद आ रहा, देखिए जो आसानी से हो उसको कर लीजिए। कैनिजारो रिएक्शन में इसमें हाइड्रोजन आयन अर्थात हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, तो हम डी का 2 कर देंगे। फ्रीडल क्राफ्ट में एरिनियम आयन होता है, ये बी का हो जाएगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है जो ये बनता है, देखिए इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है, इसी का नाम है एरिनियम आयन। डिकमैन जो होता है या कार्बन आयन होता है, कार्बन एनायन होता है, डिकमैन के द्वारा हम एस्टर के द्वारा साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे क्या करते हैं, एस्टर से डाई एस्टर से साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, इसमें बनता है कार्बन एनायन इंटरमीडिएट, तो ये हो जाएगा। फिर हाफमैन ब्रोमाइड में आप लोगों को याद होगा, हाफमैन ब्रोमाइड में क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू से ये कन्वर्ट होता है आर एन एच टू में, और जो इंटरमीडिएट बनता है आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड, वो इसी को कहा जाता है नाइट्रीन इंटरमीडिएट। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा भाई बताइए। कृष्णा गुरु कह रहे हैं कि 10 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिला लीजिए। ए का 3, बी का 4, सी का 1, अर्थात डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैरामैग्नेटिज्म ऑफ O2 molecule is believed to be due to the presence of 2 electrons with parallel spins, bonding pi orbitals, anti-bonding pi orbitals, bonding pi orbitals, bonding sigma orbitals या एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स में। बताइए इसका क्या आंसर होगा। अलेवन नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। कृष्णा गुरु कह रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा, बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से।
एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। देखा जाए अगर हम, तो ऑक्सीजन O2 मॉलिक्यूल्स में 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। इसको चाहे 4 4 करके घटा दीजिए, इसको हटा ही दीजिए। आप डायरेक्टली कहाँ शुरुआत करेंगे, पाई वाले से कर लीजिए। तो सिग्मा 2px2 पाई स्टार 2py पाई स्टार 2pz। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px पाई 2py पाई 2pz और पाई स्टार। देखिए यहां तक 4 4 8 2 10 2 12 2 14, एक यहाँ पाई स्टार, एक यहाँ, अर्थात स्टार जो डिनोट करता है एंटी बॉन्डिंग डिनोट करता है। कौन सा ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल में बिलोंग करता है। ठीक, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी में तरह कौन सा ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, सही, नॉट करेक्ट शब्द पूछा है, कौन सा सही नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि द रिएक्टेंट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। जो ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी कहती है, अगर ए है सबसे पहले यह इंटरमीडिएट आर एक्टिवेटेड, फिर यही हमारा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। और इसको दिया था आयरिंग ने। इसको कौन सा वैज्ञानिक दिया था, आयरिंग ने। ये रिएक्टेंट है आपका। देखिए क्या कह रहा है, द रिएक्टेंट आर फर्स्ट कन्वर्टेड टू एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एकदम सही कर रहा है। कितना ग्रुप कर रहे हैं कि सी ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। द रिएक्टेंट फर्स्ट कन्वर्टेड टू एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एकदम सही कर रहा है कि सबसे पहले कंपाउंड किस में जाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में। द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स रिमेन इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट। ए भी ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, इंटरमीडिएट और रिएक्टेंट दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में होते हैं। तीसरा कह रहा है द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस। और डी कह रहा है द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड एंड करेक्ट। जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उनको आइसोलेट नहीं किया जा सकता, अर्थात इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो गलत ऑप्शन क्या होगा, सी है, द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है नॉट ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस, यह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक मिनट, एक मिनट जरा रुकिए। इसको इंटरमीडिएट को आइसोलेट नहीं किया जा सकता, नॉट आइसोलेटेड, इनको सेपरेट, ओ सॉरी, ये ऑप्शन नहीं बल्कि सही होगा आपका बी ऑप्शन। क्योंकि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं यह 10⁻⁻⁶ सेकेंड्स के लिए बनते हैं और इतने कम समय के लिए इन्हें आइसोलेट नहीं किया जा सकता। तो सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हमारा सही होगा।
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में डेल स्क्वायर क्या है? लाप्लेसियन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है, या एनर्जी ऑपरेटर है? बताइए तो जरा। जो ये डेल स्क्वायर होता है इसे हम लोग लाप्लेसियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। हेल्मोल्टोनियन ऑपरेटर को हम लोग एच से रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी ऑपरेटर को आप लोग जानते हैं इसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखा जाए। चलिए, कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली इंक्रीज बाय फैक्टर 2 or 3 for every 10 centigrade rise in temperature. Increase in temperature increase the number of collisions. बताइए। तेरह 14 नंबर का बताइए। कह रहा है कि कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो। द रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 2 or 3 फॉर एवरी 10 सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर। एकदम सही कह रहा है कि जो टेम्परेचर है, अगर हम टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का रेट 2 से 3 टाइम्स के बीच बढ़ जाता है, अर्थात यह स्टेटमेंट्स एकदम करेक्ट है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द नंबर ऑफ कोलिजन्स। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से क्या बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के कारण से मॉलिक्यूल्स के बीच कोलिजन बढ़ेगा, और कोलिजन बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेट होंगे, अर्थात ये भी स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड इज गिवन बिलो। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों तो सही है, अर्थात ये दोनों तो कंफर्म हो गए, गलत हो गए। देखिए, रिएक्शन का रेट बढ़ाने से रिएक्शन का रेट तो बढ़ता है, लेकिन कितना बढ़ता है 2 से 3 टाइम्स, यह ये डिसाइड नहीं कर सकता। इसलिए क्या कहा जाता है? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ सेलेक्ट मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड इज गिवन बिलो। एन एल्कीन है, C2H5 C डबल बॉन्ड OCH3 है, फिनाल है, ग्लूकोज है। आपको इसमें से आइडेंटिफाई करके यह बताना है कौन सा सही ऑप्शन है। प्रीति विश्वकर्मा कर रहे हैं कि 15 का सी ऑप्शन सही है। चलिए देखते हैं। राइमर टीमन रिएक्शन कौन देते हैं? ये देते हैं राइमर टीमन C6CH5। याद करिए, OH जब देते हैं CHCl3 प्लस KOH तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। ठीक, ग्लूकोज कौन सा टेस्ट देते हैं? मॉलिस टेस्ट। बैगनी रिंग बनती है, बैगनी रिंग बनता है, छल्ला बनता है जब ग्लूकोज में
हम क्या करते हैं, मॉलिश टेस्ट डालते हैं तो बैगनी रंग का छल्ला प्राप्त होता है। एल्कीन कौन सा टेस्ट देते हैं, बेयर टेस्ट देते हैं, और यह हमारा देगा आइडोफार्म टेस्ट, और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह C2H5 COOH प्लस CH I3। तो मिला लीजिए, ए का 5, बी का 2, सी का 1, डी का 3, अर्थात हमारा सी ऑप्शन जो होगा वह सही होगा। चलिए क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स ऑफ दीज कंपाउंड्स दीज हैव जीरो डाइपोल मोमेंट। इनमें से आपको बताना है किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जल्दी बताइए, किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। अरे भाई, बेंजीन क्या है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए इसका म्यू इक्वल टू जीरो। इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका CH3 एक डायरेक्शन में है, दिस इज म्यू नॉट इक्वल टू जीरो। और इसका क्या है, ट्रांस है, ट्रांस होने के कारण से एक दूसरे के बॉन्ड मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, अर्थात म्यू इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा, 1 एंड 3 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द इलेक्ट्रॉन पासेज प्रॉपर्टीज बोथ द वेव्स एज वेल एज द पार्टिकल्स। द एक्सप्रेशन फॉर शोइंग दिस डुअल बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज n लैम्डा बराबर 2d sin थीटा, E बराबर x अपन v, डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज ग्रेटर देन 1 h अपन 2 पाई, लैम्डा इज इक्वल टू h अपन p। कितना का है, 17 का C, यह हमारा डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, यह हमारा है ब्रॉग्स इक्वेशन। n लैम्डा d बराबर, तो सही आंसर हमारा कौन सा होगा, ये होगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपान p के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सुक्रोज इज ए पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड। सुक्रोज undergoes mutation. Alpha D plus glucose and beta D plus glucose are enomer. Glucose and mannose are apimers. Of these, the correct statements are। इन सब में आपको आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सा होगा। जल्दी बताइए। 18 का बी कह रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ये 3 का बी, चलिए देखते हैं। सुक्रोज इज पॉलीहाइड्रॉक्सी कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, देखिए वह पॉलीहाइड्रॉक्सी होते हैं। क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रॉक्सी।
अर्थात पहला ऑप्शन तो निश्चित रूप से सही है। सुक्रोज अंडरगोज म्यूटारोटेशन, सुक्रोज कभी भी म्यूटारोटेशन शो ही नहीं करता, क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता है, इसलिए यह स्टेटमेंट गलत है। एल्फा डी प्लस ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर इनोमर्स, एकदम सही कर रहा है। एल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये एक दूसरे के इनोमर्स होते हैं। एक ऐसे स्ट्रक्चर में होता है, एक हमारा सारे स्ट्रक्चर के सेम होते हैं। या दिस इज योर एल्फा डी प्लस ग्लूकोज, दिस इज योर बीटा डी प्लस, तो सारे स्ट्रक्चर सेम है, दोनों सेम होते हैं। ये ऑप्शन भी सही है। ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स, वाकई ग्लूकोज और मैनोज हमारे एपीमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सब जगह कॉन्फ़िगरेशन सेम होती है, केवल एक्सेप्ट एक कार्बन C2 कार्बन को छोड़ करके। तो अर्थात यह भी स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट सही कौन कौन से हुए? 1, 3 एंड 4। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 1, 3 एंड 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन के लिए कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको यह पहचानना है इनमें कौन सा सही है। पहला कह रहा है इट इज ए यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इट प्रोसीड्स विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इट इन्वॉल्व्स रीअरेंजमेंट, टर्सरी एल्किल हैलाइड जनरली गिव दिस रिएक्शन। और इसमें से आइडेंटिफाई करिए कौन कौन सा हमारा सही होगा। बताइए जरा। देखिए किस रिएक्शन की बात कर रहा है? SN1 रिएक्शन। 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, तो पहला ऑप्शन ही सही है। इट प्रोसीड्स कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और हमने बताया था 1 रिएक्शन जो होता है वह सबसे ज्यादा टर्सरी देता है, सेकेंडरी देता है, प्राइमरी देता है। तो टर्सरी एल्किल हैलाइड्स गिव जनरली दिस रिएक्शन, तो 2 भी सही है। अर्थात पहला और चौथा जिसमें ऑप्शन है वही सही है। अर्थात ये गलत हो गए, ये गलत हो गए। अब देखिए इट्स प्रोसीड विथ कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, यह रिएक्शन हमें SN2 में पाया जाता है। और जहां इंटरमीडिएट कार्बोकटायन बनेगा टर्सरी एल्केट, वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। अर्थात ये भी स्टेटमेंट सही है। हम कह सकते हैं केवल 2 वाला नहीं सही है, अर्थात जिसमें फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ होगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following statements is false? The total kinetic energy of n mole of an ideal gas is equal to 3/2 nRT के बराबर है। देखिए क्लियर। अब देखते हैं द टोटल काइनेटिक एनर्जी के ई इक्वल टू 3n/3/2 RT के बराबर होता है। पहला स्टेटमेंट सही है। द वंडर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस इज P + AN²
ये थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, पी प्लस यहाँ होना चाहिए, ये भी सही है। द रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज गिवन बाय, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, ये तो सही दिया गया है, ये गलत दिया गया है, ये दोनों गलत दिए गए हैं, तो यही ऑप्शन हमारा गलत होगा। फॉल्स स्टेटमेंट्स कर रहा है, गैसेज कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली बाय अप्लाइंग वेरी हाई, क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर गैस को चाहे जितना प्रेशर लगाएं, गैस हमारी कभी भी लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होती है। तो गलत हमारा स्टेटमेंट कौन सा है, सी वाला गलत है, अनदर सभी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से मैच कीजिए। मैक्सवेल लॉ, आर्हेनियस इक्वेशन, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। आपको इसमें से जो जो एक दो आ रहे हैं उन्हीं को पहले कर लीजिए। इक्कीस का ए कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सबसे बढ़िया पहले मैक्सवेल रिलेशन, ए का फोर जो आपको आ रहा है उसमें पहले बगल हो जाइए। ए का फोर किसमें दिया गया है, तो देखा जाए एक, सॉरी बी का फोर, देखिए एक ही ऑप्शन मिलाने से आपको मिल जा रहा है। और गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन होता है, डेल जी वाला होता है, मैक्सवेल लॉ डी एन ए वाला होता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट्स होता है, क्रिटिकल कांस्टेंट होता है। तो मिला लीजिए, ए का थर्ड, बी का फोर, सी का फाइव, हमारा ए ऑप्शन जो होगा वह करेक्ट होगा। क्लियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष स्वीकृत अस्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। कक्षाओं की दीर्घवृत्तीय चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है। साई एक तरंग फलन है, यह पर इस रूप में किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का मापन नहीं करता है। ए बी तथा सी सही, सभी सही है, केवल ए तथा बी सही है, केवल बी तथा सी सही है, केवल ए तथा सी सही है। बताइए जरा आंसर क्या होगा आप लोग। बाईस का ए कह रहे हैं कि ए बी तथा सी सभी सही हैं, केवल ए तथा बी सही है, बी तथा सी सही, केवल ए तथा सी सही है। कृष्णा गुरु कह रहे हैं कि ए तथा सी सही है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष स्वीकृत अस्थायी कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। सही बात कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जिन्हें अस्थायी कक्षा के नाम से भी जाना जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। कक्षाओं को दीर्घवृत्तीय चुंबकीय क्वांटम संख्या पर निर्भर करती है, यह गलत कर रहा है। चुंबकीय क्वांटम संख्या नहीं बल्कि दिगांशी, बल्कि यह किस पर, दिगांशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, दिगांशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है, अर्थात यह स्टेटमेंट गलत है। साई एक तरंग फलन है, तरंग का आयाम बताता है।
इस रूप में किसी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता का माप नहीं। ये साई क्या बताता है? तरंग का आयाम, एम्पलीट्यूड्स बताता है। और साई स्क्वायर जो होता है ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, पाए जाने की, पाए जाने की संभावना। तो ये भी स्टेटमेंट सही करा, अर्थात ए और सी सही होंगे। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, ए तथा सी सही है। ठीक, तो आंसर क्या होगा? केवल ए तथा सी ही सही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि 0 सेंटीग्रेड पर जल की वाष्पन गुप्ता 544 किलो प्रति ग्राम है, तो 1 मोल जल के वाष्पन की एंट्रॉपी पर ग्राम है, इसे ध्यान रखिएगा। तो 1 मोल के वाष्पन की एंट्रॉपी कितना होगी? बताइए जल्दी से। 22 के, ये कह रहे हैं कि एंट्रॉपी जो होगी वह 22 के ए के बराबर होगी। इधर देखिए, डेल्टा जी बराबर क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डी एस। ये 0 के बराबर हो गया, तो डेल्टा एच बराबर टी डी एस हो गया। और डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच अपान, डेल्टा एच कितना है? 540। टी कितना है? 373। 373 हो गया। इतना गुणते 18, क्योंकि 1 मोल बराबर 18 ग्राम वाटर। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18, 18 का 2, 18 पंचे 90, 7, 97/373। 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, 2 दशमलव, अर्थात डी ऑप्शन डिवाइड करेंगे तो डी के बराबर हमारा क्या होगा? आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 26.06। देखिए 18 से इसलिए मल्टीप्लाई किया कि पर ग्राम है, 1 ग्राम की है, और हमको कितने ग्राम चाहिए? 1 मोल में कितने ग्राम वाटर होता है? 18 ग्राम होता है। तो इसीलिए 18 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ KHSO3, Na2SO4, NH4 का होल ट्वाइस S2 and S8 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन देम। इनमें आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स बताना है। शैलेश कुमार कह रहे हैं सर
ये स्टेट चैप्टर 2 केमिस्ट्री का सेट प्रैक्टिस करवाएं सर प्लीज। देखिए जो प्रैक्टिस सेट्स है वह एलटी ग्रेड का भी चल रहा है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट किसका चल रहा है? एलटी ग्रेड का चल रहा है। चलिए देखते हैं जरा। KHSO3 है, Na2SO4 है, NH4 का होल ट्वाइस H2 है, S8 है। S8 का तो सब लोग जानते हैं 0 के बराबर होगा, और यहां कितना होगा? NH4 का ट्वाइस का देखिए, अगर इसको किया जाए तो +1 होता है और दिस इक्वल टू -1 के बराबर हो जाएगा। NO2 +6 के बराबर हो जाएगा। भाई यहां से निकाल लीजिए, प्लस इसका 8, 8 में से -8, अरे भाई 2 प्लस x -8 इक्वल टू 0। यहाँ पोटेशियम का +1 प्लस x -6 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। तो सबसे किस क्रम में करा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, इंक्रीज सबसे कम S8 का। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अनुनाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करा है? अनुनाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुनादी संरचनाएं में केवल इलेक्ट्रॉन के विन्यास में भिन्नता रखते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिफर ओनली इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एकदम सही कह रहा है कि अनुनाद जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, ओनली अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस होता है, और कभी भी रेजोनेंस में परमाणु का डिफरेंस नहीं होता। चलिए संतोष कुमार जी, जो बीपीएससी में केमिस्ट्री आएगा इसी तरीके का केमिस्ट्री आएगा, कोई एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट नहीं होता। केमिस्ट्री के जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का, कहीं का भी अगर केमिस्ट्री है उसमें तो इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। All atoms participate in resonating structure must be lie in the same plane। एकदम सही बात करा है कि सभी क्या होने चाहिए? एक ही प्लेन में लाई होंगे, तभी हमारा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ठीक, ये भी सही करा है। रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल इन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, जैसे रेजोनेंस हाइब्रिड है, ये हमारे बेंजीन के स्ट्रक्चर्स हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होता है रेजोनेंस हाइब्रिड, इसी को रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। दिस इसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है और मोर स्टेबल होता है। ये क्या होगा? अधिक स्थिर होगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड इज लेस स्टेबल देन द कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यह ऑप्शन गलत कह रहा है।
अर्थात हमारा ए और बी ही सही होंगे केवल, तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट एंड सी आर इनकरेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। Particular gas in application requires gaseous in nitrogen with its density 1.4 gram per liter at 27 centigrade. Atomic weight of nitrogen is 14. The gas constant are 0.0821 liter atmosphere per degree per mole. The gas pressure is equal to, गैस प्रेशर क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। नहीं याद आ रहा, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि द गैस प्रेशर डिटर्मिनेशन करना है। आप लोगों को याद होगा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो पीवी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी होगा। तो पी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी एम इंटू आर टी होगा। इतना वैल्यू हमारा डेंसिटी के बराबर होता है, डी के बराबर होता है, तो पी बराबर डी आर टी अपॉन एम होगा। डी इज द डेंसिटी, डेंसिटी बराबर क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम। वेट अपॉन वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, डेंसिटी कहा जाता है, तो हम लोग वेट अपॉन वॉल्यूम से क्या चले गए, डेंसिटी चले गए। चलिए देखते हैं। डेंसिटी कितना दे रहा है 1.4, आर कितना दे रहा है 0.082, टी कितना दे रहा है, विथ डेंसिटी इतना 27, तो 300 केल्विन, क्योंकि टी बराबर 27 प्लस 273 बराबर 300 बटे मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, गैसियस N2 28 कर लीजिए, यहां से काटिए, 14 दुनिया 20 हो जाएगा, 0 15 हो जाएगा, 15 दुनिया 30 के 0, 15 अट्ठे 120, कितने अंक बाद दशमलव 1 2 3, 1.2 1.230, अर्थात बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, आप इससे निकालेंगे तो डिवाइड कर देंगे, 14 दूनी 28, तो 1.23 एटमॉस्फेयर के बराबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच फर्स्ट को लिस्ट करिए सेकंड के साथ, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। फ्लोरीन्स, प्रोमेथियम, वाटर, लारेंसियम। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। फ्लोरीन्स, बताइए फ्लोरीन क्या होता है, यह हमारा एलोट्रोप्स होता है। किसका होता है, कार्बन का एक एलोट्रोप्स है, किसका, कार्बन का। वाटर क्या होता है, लुइस एसिड होता है।
अब दो ऑप्शन लुईस एसिड का दिया, देखिए अब कौन किससे है ये कंफ्यूजन का, तब आप वाटर को हटा दीजिए, तब आप क्या करिए उनके परमाणु क्रमांक से चले जाइए। जो प्रोमेथियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 61 होता है और लॉरेंशियम का होता है 103। ये कहा जाएगा 61 57 से लेकर 71 तक हमारा लेंथेनाइड्स होता है, एक किसमें चला जाएगा लेंथेनाइड्स में, एक किसमें चला जाएगा एक्टिनाइड्स में। अब तीन को मिलाइए, फिर चौथे को सी वाटर को समझिए। ए का 4 कहीं दिया गया है तो ये दो ऑप्शन तो खत्म हो गए। बी का 5, सी का थर्ड, अर्थात सी ओ सॉरी वाटर क्या है लुईस बेस है भाई, लुईस बेस है तो थर्ड, और डी, डी का 2, डी का 2 सही, अर्थात पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At low pressure, the van der Waals equation is written as P plus A upon V square, V बराबर RT. The compressibility factor is then equal to, बताइए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर किसके इक्वल होगा? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। देखिए इसको जरा देखा जाए तो P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, V इज इक्वल टू आर टी है, तो पी वी प्लस ए अपान वी स्क्वायर आर टी हो जाएगा, वी स्क्वायर पी वी प्लस ए अपान वी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। हमको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अर्थात जेड की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है। किसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन करना है? जेड की वैल्यू को डिटर्मिनेशन करना है। क्लियर? अब क्या करिए, देखिए आरटी से अगर डिवाइड किया जाए, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू आर टी इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड होता है, तो हमको ये टर्म लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया जाए तो पीवी अपान आर टी प्लस ए वी आर टी हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो पीवी अपान आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपान वी आर टी, और यही वैल्यू हमारी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड कहलाता है, 1 अपान ए वी आर टी के बराबर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आर टी, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है, 1 माइनस ए आर टी अपान ए, 1 माइनस ए अपान आर टी अपान वी के बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। The one which will show abnormal osmotic effect is urea in water, benzoic acid in benzene, glucose in water, sucrose in water. असामान्य प्रसरण प्रभाव दर्शाता है। जल्दी से बताइए।
बताइए जरा, इधर देखिए, यूरिया इन वाटर कोई दिक्कत नहीं, इसमें सही ऑप्शन होता है बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, क्योंकि जो बेंजोइक एसिड होता है यह वाटर के उपस्थिति में डाइमराइज कर जाता है, C6H5COH का ट्वाइस बना देता है, अर्थात यह डाइमराइजेशन के कारण से यह हमारा क्या शो करता है कि असामान्य प्रभाव दिखाता है, जबकि ग्लूकोज, सुक्रोज और यूरिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, बेंजोइक एसिड जो होता है यह हमारा क्या करता है, वाटर की उपस्थिति में डाइमराइजेशन शो करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित यौगिकों कॉलम फर्स्ट को उनके उपयोग कॉलम सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, 5PH2, कैल्शियम कार्बोनेट। कास्ट ऑफ इस मूर्तियों के निर्माण सांचे में, व्हाइट वॉश सफेदी के लिए, एंटासिड के लिए, वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन के लिए, धुलाई वाला सोडा के निर्माण में। बताइए जरा। कह रहे हैं कि 30 का बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यह हमारा घरों के चूने का प्रयोग, हम लोग घरे में पहले पुताई के लिए प्रयोग करते थे, इसलिए इसे सफेदी के लिए जाना जाएगा। ठीक। सोडियम क्लोराइड का उपयोग हम लोग सोडियम कार्बोनेट के प्रिपरेशन में करते हैं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड का उपयोग वॉशिंग सोडा प्रिपरेशन में किया जाता है। कैल्शियम सल्फेट 5PH2O, जिसे हम मूर्तियों के साँचे, जिसे पीओपी का प्रयोग करते हैं, और सब लोग जानते हैं प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है, जब इसको करते हैं तो हाफ मॉलिक्यूल्स इससे निकल करके जो पीओपी बनता है CaSO4 हाफ H2O, ये जो होता है पीओपी, इसी का निर्माण मूर्तियों के सांचे में प्रयोग करने के, अर्थात हम लोग कर सकते हैं मूर्तियों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। अब कौन सा बचा, अब इन तीन से मैच करवा लीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट दो, एक ही ऑप्शन बचा एंटासिड्स के लिए, तो सही ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ का सी। चलिए ए का बी, सी का डी, सेकंड का डी, थर्ड का ए, अर्थात हमारा बी ऑप्शन सही है। चलिए आज यहीं पर पेपर समाप्त हो रहा है। देखिए 5 सितंबर से सितंबर से क्लास चलेगी, और शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में दिवस के उपलक्ष्य में आपकी जो फीस है मात्र 149 रुपया पर मंथ, 149 रुपया मात्र जो फीस आपकी है। 5 सितंबर के बाद एप्लीकेशन पे चलेगी क्लास, और आपकी फीस जो होगी वह हमारी होगी मात्र 149 रुपए। केवल यह ऑफर 5 सितंबर तक है। ऑफर कितना तक है, 5 सितंबर तक, नहीं तो फीस आपकी हो जाएगी 399 रुपए।
लेकिन शिक्षक दिवस में के उपलक्ष्य में आपकी फीस जो रखी जा रही है मात्र 149 रुपए में, 149 रुपए का प्रैक्टिस सेट जो होगा पर मंथ का होगा। एक मंथ का प्रैक्टिस सेट आपको 149 रुपया बहुत ही मिनिमम पैसे में दिया जा रहा है आपको। सोचिए 149 रुपए में क्या मिलेगा आपको। केवल यह ऑफर 5 सितंबर तक है। 5 सितंबर के बाद फीस आपकी 399 रुपए पर मंथ हो जाएगी। इसलिए आप इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। यदि आपको ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रही है, सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के L1 क्लासेस प्रयागराज का एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए। उस डाउनलोड में आप टीजीटी ऑप्शन पे चले जाइए। पीजीटी ऑप्शन है, वहां पर आपकी क्लासेस सभी मिल जाएंगी। क्लासेस कहाँ मिलेंगे? आपके एप्लीकेशन में जाइए, वहां पर क्लास चेक करिए कि किस क्लास में आपका एडमिशन है। पीजीटी में है तो पीजीटी का आप जैसे एप्लीकेशन ओपन करेंगे आपका ओपन हो जाएगा। उसके लिए आपको मात्र 149 रुपए में ही आपको पूरे मंथ का सिलेबस मिलेगा, प्रैक्टिस सेट का पेपर मिलेगा। तो आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा लें, ज्यादा से ज्यादा लोग, क्योंकि उसके बाद फीस महंगी हो जाएगी। हम चाहते हैं कि आप लोग 149 रुपए में जरूर निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 149 रुपया बहुत मिनिमम रेट है। इससे ज्यादा तो यहाँ पर स्टूडियो को खर्चा आ रहा है। तो आप लोग कोशिश करिए कि 5 सितंबर के पहले ले लीजिए तो आपको जो होगा सस्ता पड़ जाएगा। 5 सितंबर के पहले निश्चित रूप से आप अपना एडमिशन ले लीजिए, नहीं तो फिर 399 देना पड़ेगा। 399 आपके लिए मुझे लगता है महंगा होगा, और एक वीडियो कोई डिलीट नहीं होगा। ठीक है, क्लासेज पेपर आपके एप्लीकेशन में बने रहेंगे। ये नहीं कि 1 महीने बाद एप्लीकेशन पर डिलीट होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं पर क्लास खत्म होती है। कल से आपके थ्योरी क्लासेज भी चलेंगे। कल से आपका थ्योरी क्लास भी चलेगा। यदि ज्वाइन करने में कोई दिक्कत आ रही है तो इस नंबर पर या हमारे नंबर पर 8601781225 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस पर संपर्क कर लीजिए, चाहे इस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। हमसे जो L1 क्लासेज टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो इससे, साइट से जुड़ना है तो इससे जुड़िए। किसी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, तो चलिए आज पर यहीं पर खत्म करते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी आप सब लोग को लिए। कल फिर मिलेंगे शाम को नए पेपर और क्लास के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को भाई गुड नाइट, थैंक यू जुड़ने के लिए। और देखिए, जो लोग अनदर कहीं से केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, देखिए केमिस्ट्री सभी जगह सेम आएगी, चाहे बीपीएससी हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे एमपी का, चाहे झारखंड का हो। केमिस्ट्री में परिवर्तन नहीं होता है। केमिस्ट्री तो वही रहेगी भाई, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री रहेगी ना, उसमें कोई बदलाव बहुत विशेष नहीं होगा। तो चाहे जिस स्टेट के हैं, यदि आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। प्रीति विश्वकर्मा आए एक अच्छे ग्रुप की पहचान है सर, जो इतनी कम फीस रखे हैं। नहीं, हमारा एम है आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रीति जी सिलेक्शन दिलवाना। इसीलिए फीस हमने बहुत ज्यादा नहीं रखी, केवल मात्र 149 रखा है, एक मंथ की फीस है। तो अगर कोई ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रही है पेमेंट करने में, तो आपको बार कोड दे दिया जाएगा, उस बार कोड से आप पेमेंट कर दीजिए, एप्लीकेशन पे हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए आज क्लास खत्म हो रही है, कल आपसे पुनः मुलाकात होगी।
तब तक के लिए सभी लोगों को भाई शुभ रात्रि, गुड इवनिंग। ओके, थैंक यू। कल मुलाकात होगी फिर आपसे।